ये वाली बात तो सच है कि मैं इंडिया में बिकने वाली किसी भी सोलर बैटरी पे भरोसा नहीं करता, और यही चीज को आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस 30 किलोवाट आवर की साइट पर आया हूं। यहाँ पे एक हाइब्रिड इन्वर्टर है, सोलर है और ये 30 किलोवाट आवर की बैटरीज लगी हुई हैं। और दरअसल मैं अभी इनके लेबल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं आपको डिटेल में इनके बारे में कुछ बहुत जरूरी बता सकूं। तो अभी जो आपने देखा, मैं उन बैटरीज का एक लेबल पढ़ने की कोशिश कर रहा था और उन लेबल्स में मेरे को ये 5 चीजें दिखी। ब्रांड का नाम, कितने किलोवाट आवर की उस बैटरी की कैपेसिटी है, उसका वोल्टेज क्या है, उसकी वारंटी जो कि 5 साल लिखी हुई थी, और उसी के साथ साथ एक स्टिकर कि ये बैटरी मेड इन इंडिया है। मुझे ये चीजें देखने को मिली, मगर हैरानी की बात यह है कि मुझे क्या क्या नहीं देखने को मिला। सबसे पहली चीज, मुझे इसमें सेल मेकर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। बैटरी तो मेड इन इंडिया है, मगर इस बैटरी के अंदर लगा हुआ LFP का सेल किसने बनाया है। उसके साथ साथ मुझे ये भी नहीं पता लगा कि ये जो सेल इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है ये A ग्रेड है, B ग्रेड है या फिर C ग्रेड। इसके बाद में इस पे 5 साल की वारंटी तो लिखी थी, मगर ये बैटरी कितनी साइकिल्स चलेगी ये नहीं लिखा था। साइकिल्स का मतलब कि कितनी बारी मैं इस बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कर सकता हूं। अगर 5 साल की लाइफ लिखी है तो अमूमन 1800 बारी तो ये चार्ज हो ही जाएगी, मगर ये नंबर इस बैटरी पे नहीं लिखा था। और इसके बाद में सबसे जरूरी चीज कि जब 5 साल का पीरियड वारंटी का ओवर हो जाएगा तो बैटरी की कैपेसिटी कितनी रह जाएगी, ये भी चीज इस बैटरी पर से मिसिंग थी। और सबसे जरूरी चीज, इस बैटरी के अंदर लगा हुआ BMS आखिर ये किस कंपनी ने बनाया? क्या ये बैटरी कंपनी ने खुद इन हाउस डिजाइन करा है? और इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि एक ऐसा बक्सा जो हम सब लोग अपने घर पे टांगना चाहते हैं, बैटरी का बक्सा, मगर हमें ही नहीं पता कि उसके अंदर आखिर में है क्या। और आज की इस वाली वीडियो में मैं इसी इंडस्ट्री से हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इंडिया में बिकने वाली ज्यादातर सोलर बैटरीज पे ट्रस्ट नहीं करता हूं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 3 मेजर चीजें कवर करेंगे। पहला कि बैटरी अब आपकी लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बनती जा रही है और गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज आपको बहुत जल्द बैटरी इंस्टॉल करने के लिए पुश करने वाली है। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि बैटरी एक अकेला ऐसा कंपोनेंट है जो आपके घर को आग लगा सकता है। कब और कैसे, मैं वो भी बताऊंगा। तीसरी चीज, मैं आपको एक 7 सवाल दूंगा। अगर आप अपने घर के लिए बैटरी लेना चाहते हो और आपने उस वेंडर से ये 7 सवाल पूछ लिए बैटरी लेने से पहले, तो आप 90% कस्टमर्स को आउट स्मार्ट कर जाओगे और अपने घर के लिए एक सही और सेफ बैटरी चुन पाओगे। और ध्यान रहे, इस वीडियो में मैं जो भी बात बोल रहा हूं इसमें मेरी पिछले 3 महीने की मेहनत है, तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। सबसे पहला पॉइंट आता है लग्जरी वर्सेस नेसेसिटी। आज से अगर आप 2 साल पहले मुझे मिले होते और मुझसे अगर आपने पूछा होता कि भाई मैं अपने घर के लिए बैटरी के साथ में सोलर लगवाने की सोच रहा हूं, तो मैंने आपको साफ मना कर दिया होता। मैंने आपको बोला होता कि इससे अच्छा एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लो, उसका ROI हाफ टाइम में आ जाएगा। मतलब अगर आप बैटरी लोगे तो उसका ROI दुगना हो जाएगा और उसकी इन्वेस्टमेंट भी दुगनी हो जाएगी। बट इसकी जगह पे अगर आप बैटरी नहीं लगवाते हो तो आपका ROI भी जल्दी आ जाएगा और आपके पैसे भी कम लगेंगे। और आप ग्रिड को एक बैटरी की तरह इस्तेमाल कर लो। सोलर रूफटॉप पे लगाओ, सोलर बिजली बनाएगा, उसे घर में इस्तेमाल करो। अगर एक्स्ट्रा बिजली है तो उसे ग्रिड में भेज दो और शाम के समय वही बिजली जो आपने ग्रिड में भेजी थी ग्रिड से वापस ले लो। यूनिट के यूनिट कैंसिल हो जाएगी और एक तरीके से ग्रिड आपकी बैटरी का काम करेगा। मगर अब समीकरण बदल रहे हैं, जमीन हिल रही है और खास करके ये जमीन 3 दिशाओं से हिल रही है। मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके। अब देखो यहाँ पे सरकार किस तरीके से बैटरी को पिक्चर में ला रही है और हर एक होम ओनर के लिए ये एक मैंडेटरी चीज होने वाली है। मैं समझाता हूं कैसे। सबसे पहले महाराष्ट्र का एग्जाम्पल समझो। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और सबसे बड़ा स्टेट भी है अपने आप में और सबसे महंगी बिजली भी यहीं पर है। अब महाराष्ट्र 18 मार्च 2026 को रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज पॉलिसी लेकर आता है, जिसको वो 1 अप्रैल 2026 में लागू करता है। और इस पॉलिसी के अंदर एक सिंपल सा रूल आता है कि कोई भी सिस्टम, सोलर रूफटॉप सिस्टम या फिर सोलर सिस्टम जो कि 100 किलोवाट से ऊपर का है, उसे अपनी सोलर कैपेसिटी का मिनिमम 50% कैपेसिटी बैटरी में इंस्टॉल करना होगा। मतलब उतनी कैपेसिटी का बैटरी इंस्टॉल करना होगा और इसी के साथ साथ 2 घंटे का बैकअप की कैपेसिटी भी उस बैटरी में होनी चाहिए।
तो इसको आसान भाषा में समझो कि अगर आपने एक 200 किलोवाट का सिस्टम लगाया महाराष्ट्र में, तो आपको 100 किलोवाट की बैटरी लगानी होगी, जिसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 200 किलोवाट आर, मतलब उसको 200 यूनिट अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी उस बैटरी में होनी चाहिए। और ये एक मैंडेटरी है अब महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे मेरा एक छोटा सा प्रिडिक्शन भी सुन लो। ये महाराष्ट्र में लागू हुआ है। मैं आपको ये प्रिडिक्ट करता हूं कि आने वाले 2 साल में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन स्टेट्स में भी ये चीज अमेंड होने वाली है बहुत जल्द। और डिस्कॉम्स, खास करके डिस्कॉम्स जो महाराष्ट्र का है या फिर पूरे पैन इंडिया के डिस्कॉम्स हैं, ये बैटरी के लिए इतना ज्यादा क्यों बढ़ावा दे रहे हैं और बैटरी इंस्टॉलेशन को मैंडेटरी क्यों करते जा रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है। आई बटन में हमने बताया था, अभी वीडियो बहुत लंबी है वाली आगे, बट अगर आपको ये जानना है तो आई बटन में एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डिस्कॉम को बैटरी लगाने से क्या फायदा है। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं, पीएम सूर्यघर 2.0। इसके अंदर क्लियरली समझो, अभी भी कुछ रिटर्न नहीं है बट अभी पॉलिसीज बन रही हैं, तो इसके अंदर एक क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि भाई अब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे सब्सिडी नहीं मिलेगी, जनरेशन बेस्ड सब्सिडी होगी। और इसके अंदर आपको अलग से इंसेंटिव मिल सकता है कि अगर आप बिहाइंड द मीटर कोई स्टोरेज लगाते हो, LFP की स्टोरेज हाइब्रिड सिस्टम के साथ में, तो उसके लिए अलग से इंसेंटिव सरकार प्लान कर सकती है। तो ये था हमारा दूसरा क्लू। अब आ जाओ तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट क्लू पे, जो आप सब लोगों को शायद एक अवेयरनेस भी देगा। देखो, अब तक का सिंपल सा लॉजिक था, नेट मीटरिंग चलती थी, मतलब कि आपके सोलर ने 100 यूनिट बनाई, 50 आपने कंज्यूम करी, 50 आपने ग्रिड को भेज दी। अब शाम हो गई, आपका सोलर कोई बिजली नहीं बना रहा। अब आपने शाम के समय वो 50 यूनिट ग्रिड से ले ली। तो पहले क्या करता था, नेट मीटरिंग के अंदर डिस्कॉम आपकी यूनिट के अगेंस्ट यूनिट कैंसिल कर देता था। तो जो आप डिस्कॉम से यूनिट ले रहे हो और जो आपने डिस्कॉम को यूनिट दी, वो यूनिट के यूनिट अगेंस्ट कैंसिल हो जाती थी। मगर अब डिस्कॉम नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आसान भाषा में, जो बिजली आप डिस्कॉम से खरीदोगे उसका रेट महंगा होगा, जो आप सोलर से बिजली डिस्कॉम को दोगे उसका रेट सस्ता होगा। कितना सस्ता या महंगा, ये महाराष्ट्र के ही एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो, महाराष्ट्र में फीड इन टैरिफ कहते हैं। अगर मेरे घर पे सोलर लगाए, छत पे सोलर लगाए, तो जो बिजली मैं बेचूंगा डिस्कॉम को, उसको बोला जाता है फीड इन टैरिफ पे। उसको डिस्कॉम फीड इन टैरिफ पे लेगा। तो महाराष्ट्र का रेट है 2.82 और महाराष्ट्र में अगर आप डिस्कॉम से बिजली खरीदोगे तो उसका रेट है 12.40। इसे कहते हैं नेट बिलिंग। ये काफी सारी स्टेट्स में अडॉप्शन होने वाला है, कुछ स्टेट्स में हो चुका है और जो स्टेट्स बची हैं वहां पर भी हो जाएगा। और ये हमें दिखाता है एक बेसिक प्रिंसिपल कि भाई डिस्कॉम अब सोलर की बिजली को और ज्यादा ग्रिड में लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे डक कर्व की कहानी समझो कि जब सोलर अपने पीक प्रोडक्शन पे होता है, उस समय इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत कम होती है और इलेक्ट्रिसिटी एक पेरिशेबल चीज है, इस्तेमाल नहीं करी तो वो वेस्ट गई। अब जब पीक लोड होता है, मतलब हर किसी को बिजली चाहिए, उस समय सोलर का जनरेशन नहीं होता, क्योंकि शाम के समय ज्यादातर घरों को बिजली चाहिए और उसी समय सोलर काम नहीं करता। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से डिस्कॉम्स नेट क्या था वो, तो इसकी वजह से डिस्कॉम्स नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहां तक आप लोग ये तो समझ गए कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस तरीके से आपको पीछे से धक्का दे रही है बैटरी एडॉप्शन के लिए। अब आते हैं दूसरी चीज पे, बैटरी कितनी सेफ है, बैटरी में आने वाली कौन सी वो दिक्कतें हैं जिनको अगर आप टाइम रहते समझ लोगे तो आपकी बैटरी शायद ज्यादा सेफ रहेगी। तो देखो, सबसे पहले एक चीज समझो कि बैटरी के अंदर एक चेन रिएक्शन होता है। सबसे पहले एक सेल गर्म होगा, वो गर्म सेल दूसरे सेल को गर्म करेगा, वो दूसरा सेल फिर तीसरे सेल को गर्म करेगा और ये एक चेन रिएक्शन चल जाएगा। और इसी चेन रिएक्शन को, जिसके अंदर बैटरी में आग लग जाती है, इसको बोला जाता है थर्मल रनअवे। और अगर एक बार ये चेन रिएक्शन चालू हो गया है तो ना तो कोई पानी ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर इस चेन रिएक्शन को रोक सकता है। और यहाँ पे केवल खतरा आग का ही नहीं रहता, जब भी इस तरीके का थर्मल रनअवे होता है तो बैटरी के अंदर आग के साथ साथ बहुत सारी हार्मफुल, डेंजरस, फ्लेमेबल गैसेस भी निकलती हैं। अब ये वाला हिस्सा जो है वीडियो का, इसको आप ध्यान से समझना और डिटेल में समझना। देखो, इंडिया के अंदर मेजर कंपोनेंट ऑफ बैटरीज है LFP, लिथियम आयन फॉस्फेट।
ये वाली बैटरीज अपने आप में सेफेस्ट बैटरी केमिस्ट्री है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, थर्मल रनअवे का एक टेम्परेचर होता है और LFP बैटरीज वो टेम्परेचर अचीव करती हैं 270 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि अपने आप में एक बहुत हाई टेम्परेचर है। और इसी के साथ साथ जब हम दूसरी बैटरी केमिस्ट्री की बात करते हैं, NMC बैटरी केमिस्ट्री होती है, निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट। इसका जो टेम्परेचर होता है थर्मल रनअवे का, वो होता है 160 से 210 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये बहुत कम टेम्परेचर पे जल्दी आग पकड़ लेती है। और इसी के साथ साथ LFP बैटरीज जो होती हैं, अगर इनका थर्मल रनअवे हो भी जाए तो इनके अंदर जो 80% गैसेस होती हैं वो नॉन फ्लेमेबल होती हैं, मतलब कि उनमें आग नहीं लग सकती है। तो घरों के लिए जो सबसे सेफेस्ट बैटरीज रहती हैं वो LFP ही रहती हैं। और NMC बैटरीज मैंने केवल कंपैरिजन के लिए यूज करी थी। इनका मेजर यूज होता है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ओला के स्कूटर NMC बैटरीज पे चलते थे ज्यादातर, जैसे हुंडई की कोना गाड़ी NMC बैटरीज पे चलती है। तो हाई एंड व्हीकल्स जो होते हैं वो NMC बैटरी यूज करते हैं, क्योंकि ये कम साइज में ज्यादा एनर्जी डेंसिटी अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि LFP बैटरी सेफेस्ट केमिकल कॉम्पोजिशन है। मगर यहाँ पे एक तड़कता भड़कता सवाल आता है कि भाई, अगर ये इतनी ही सेफ है तो फिर LFP बैटरीज में इतनी आग क्यों लगती है? तो यहाँ पे सेल की केमिस्ट्री की कोई गलती नहीं है, बट किस तरीके से उस सेल और बैटरी को बनाया गया है वो सबसे बड़ी गलती क्रिएट करता है। और यहां पे मैं आपको 3 रीजंस दूंगा जिसकी वजह से बैटरी में सबसे पहले आग लगती है, और लास्ट रीजन जो है उसके लिए कसूरवार आप भी हो। सबसे पहली चीज आती है सेल का ग्रेड। एक बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल्स, जैसा कि मैंने बताया, सीरीज और पैरेलल में लगे हुए होते हैं और उसके ऊपर एक BMS लगा हुआ होता है। बट यहाँ पे आप किस ग्रेड का सेल यूज कर रहे हो वो बैटरी बनाने के लिए वो बहुत जरूरी है। A ग्रेड होता है सेल में, जो कि परफेक्ट सेल होता है, उससे अच्छा सेल नहीं हो सकता। B ग्रेड सेल होता है और इसके बाद में C ग्रेड सेल भी होता है। B ग्रेड सेल अपनी कैपेसिटी से थोड़ा कम डिलीवर करता है, और जब ये कैपेसिटी से, अपनी रेटेड कैपेसिटी से कम डिलीवर करता है, मतलब कम एनर्जी स्टोर करता है, तो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ चीजें होती हैं। पहला, ये सेल गर्म जल्दी होगा, इसका एफिशिएंसी लॉस जल्दी होगा, इस सेल का डिग्रेडेशन जल्दी होगा। और यही वो पहला कंपोनेंट है जो मैं बैटरी चेक करते वक्त देख रहा था कि इसमें ये चीज तो लिखी नहीं है कि भाई हमने कौन से ग्रेड का सेल इस्तेमाल करा है। दरअसल होता क्या है, जब चाइना के अंदर ये सेल बनते हैं तो A ग्रेड सेल तो बिकता ही है, मगर कुछ कम कीमतों में B ग्रेड और C ग्रेड सेल भी फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं। तो अब जब वो सेल बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो इस्तेमाल होते ही होंगे। सेल की ग्रेडिंग के बाद दूसरा कसूरवार आता है हमारा BMS। देखो, BMS का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके कुछ गिने चुने सेफ्टी नेट वाले काम होते हैं, जैसे कि ये सेल का ध्यान रखता है और इसी के साथ साथ सेल्स के अंदर वोल्टेज को बैलेंस करके रखता है, और इसी के साथ कोई सेल ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, ये टेम्परेचर चेक रखना भी BMS का काम होता है। और सबसे जरूरी चीज कि अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो उस समय पे सर्किट को कट कर देना, ये भी BMS के हाथ में होता है। अब होता क्या है कि बैटरी बनाने वाले लोग ज्यादातर BMS खुद से डिजाइन नहीं करते हैं, वो एक जेनेरिक BMS उठाते हैं और बैटरी में डाल देते हैं। अब उस BMS को ये नहीं पता कि भाई मेरे को कौन से सेल से तुम कनेक्ट कर रहे हो, उन सेल्स का फंक्शनिंग टेम्परेचर क्या है, और ये पूरा का पूरा बैटरी बैग किस क्लाइमेट में लगना है, इंडिया के किस जगह पे लगना है, किस वेदर में लगना है, किस टेम्परेचर पे ऑपरेट होना है, उसे कुछ नहीं पता। तो BMS से स्टार्ट होने वाले बैटरी फेलियर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और तीसरा कंपोनेंट जिसके लिए मैंने कहा था कि आप भी कसूरवार हो, वो है इंस्टॉलेशन। हम एक बैटरी लेकर आए और उस बैटरी को हमने एक कैबिनेट के अंदर लगा दिया जहां पे कोई वेंटिलेशन नहीं है। स्पेक शीट जो होती है बैटरी की, उसके अंदर जो बैटरी की टेस्टिंग होती है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और जिस कमरे में, जिस दीवार पे आपने उसे इंस्टॉल करा है, हो सकता है वहां पे कोई वेंटिलेशन ही ना हो, या फिर वहां पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो और उस बैटरी का टेम्परेचर 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता हो। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का भी काम बहुत ध्यान से और बहुत जरूरी हो जाता है। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि बैटरी के साथ में पतली DC केबल इस्तेमाल कर ली, अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, ये सब वो मिला जुला के रीजंस बन जाते हैं जिसकी वजह से बैटरी में आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बैटरी में कभी आग नहीं लगती, झूठ आग लगाता है।
चाहे तो वो सेल का झूठ हो, चाहे तो वो BMS का झूठ हो, या फिर आपके इंस्टॉलर ने आपसे इंस्टॉलेशन के समय बोला हुआ झूठ हो। मगर ये बैटरी फायर्स का इंसिडेंट तो इंडिया के लिए भी बहुत नया है और चाइना इस चीज में भुक्तभोगी है। चाइना ने वो दूध पिया है जिससे चाइना की जीभ जली है, और उसके बाद में चाइना ने इस चीज को कैसे करेक्ट करा मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, चाइना ने ना बैटरी फायर्स में एक नोटिसेबल राइज देखा कि हर जगह पे आग लग रही है, और बैटरी एक ऐसा कंपोनेंट है जो डेटा सेंटर्स से लेके एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड इकोसिस्टम्स में लगता है। तो पहले चाइना ने क्या करा कि भाई आप कोई भी बैटरी लगाओ, 5 मिनट का अलार्म विंडो दे दो कि भाई हर चीज हम खाली कर लें और फिर बैटरी ब्लास्ट हो। मगर 5 मिनट बहुत कम थे, और ये एक्चुअल है, आप जाके इसे गूगल पे सर्च कर सकते हो। फिर चाइना एक स्टैंडर्ड लेकर आता है और उस स्टैंडर्ड का नाम है GB4420। ये मैन्युफैक्चरिंग का एक मैंडेटरी नेशनल स्टैंडर्ड है और चाइना ये बैटरी पर लागू करता है। अब देखो, चाइना का जो ये स्टैंडर्ड है, ये एक सिंगल बैटरी को 20 पैरामीटर्स पर चेक करता है, जिसमें से कि सेल वाइब्रेशन, शॉक, पंचर, फोर्स डिस्चार्ज, ये सब इंक्लूडेड है। फिर वो उस बैटरी को सर्टिफिकेट देता है कि हाँ भाई, अब ये बैटरी सर्टिफाइड है होम और डोमेस्टिक यूज के लिए। मगर अब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया में करेंटली इतना मैंडेटरी और रेगुलेटरी सेटअप नहीं है। इंडिया में BIS रेटिंग है जो कि है 16270/2023, जिसके अंदर एक बैटरी का BIS की ये वाली रेटिंग लेना बहुत जरूरी है। मगर यहाँ पे आप एक डिफरेंस समझो कि चाइना की GB4420 रेटिंग बैटरी, सेल, BMS हर चीज को सर्टिफाई करती है और फिर उस बैटरी को मार्केट में फ्लोट होते देती है। बट इंडिया का BIS एक्चुअल में पूरे के पूरे कंपोनेंट को चेक करता है, पूरी की पूरी बैटरी एज अ होल को चेक करता है, जिसके अंदर आपका सेल का इंडिविजुअल टेस्टिंग नहीं है, BMS का इंडिविजुअल टेस्टिंग नहीं है, वो एक ओवरऑल बैटरी का टेस्टिंग प्रोवाइड कराता है। तो सेफ्टी नेट के हिसाब से देखा जाए तो चाइना भुक्तभोगी होने की वजह से बहुत आगे चला गया और उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंडिया के कंपैरिजन में अभी बहुत हाई हैं। अब देखो, बारी आती है टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, मतलब द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कि भाई हमने सारी चीजें डिस्कस करी, हमने डिस्कस करा गवर्नमेंट आपको किस तरीके से मोटिवेट कर रही है बैटरी लेने के लिए, हमने डिस्कस करा कि भाई बैटरी में आग किन किन वजहों से लगती है, मेजर कॉजेज क्या है उसके। बट इन सब चीजों का मेन कॉज क्या है और क्यों मैं आज की डेट में भी इंडिया में बिकने वाली बैटरीज को ट्रस्ट नहीं करता हूं। तो यहाँ पे एक चीज समझो कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है कि हम बैटरीज बना रहे हैं, एक्चुअल में इंडिया में असेंबली हो रही है, सेल हम अभी भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर मेरी रिसर्च में केवल 3 कंपनीज निकल के आई करेंटली जो सेल बना रही हैं। पहला है ओला, फिर है आपका TDSG और चौथा है आपका मूनोत। ये 3 कंपनी, और मूनोत तो बेसिकली सेल भी पाउच वाले बना रही है जो कि आपके गैजेट्स में यूज होते हैं, फोन, छोटे मोटे गैजेट्स उनमें। तो यहाँ पे एक मेजर चीज निकल के आई कि इन कंपनीज के अलावा सेल कोई इंडिया में नहीं बना रहा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना से सेल लेकर आ रही हैं, उनको स्ट्रिंग या फिर पैरेलल में जोड़ रही हैं, मतलब सीरीज या फिर पैरेलल में जोड़ रही हैं। उसके बाद में एक BMS लगा रही हैं, डब्बे को पैक कर रही हैं, अपना लेबल लगा रही हैं, मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा रही हैं और आप लोगों को सेल कर रही हैं। और जो लोग बोलेंगे, जैसे एक्साइड हो गया, अमर राजा हो गया और टाटा का अगरतास हो गया, ये भी कंपनीज हैं जो कि सेल प्रोडक्शन के लिए गीगा फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रही हैं। बट इन लोगों ने भी अपनी गीगा फैक्ट्रीज के ऑपरेशंस को शिफ्ट कर दिया 2027 में। कि उसके पीछे रीजंस काफ़ी सारे हैं, जैसे चाइना ने अपनी जो नॉलेज है, अपना जो बैटरी बनाने का केमिस्ट्री है, उन सबको दूसरे देशों में जाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लगा दिए, कर्ब्स लगा दिए, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी इतना फ्रीली इंडिया की तरफ नहीं आ पा रही है। और इसके अलावा जो कंपनीज इंडिया में अभी सेल बना भी रही हैं, जैसे कि ओला, उसकी जो फैक्ट्री मशीनरी है वो जर्मनी, कोरिया से आ रही है और उसका रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है मेजरली। और उसके अलावा जैसे आपकी TDSG है, उसकी मशीनरी जापान से आई हुई है, उसका भी रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है। और उसके बाद में मूनोत कंपनी है, उसकी जो मशीनरी है वो चाइना से आई हुई है और रॉ मटेरियल भी चाइना से आ रहा है। तो कुल मिला के देखो, मशीनरी चाइना से लाना बुरी बात नहीं है, बट जब हम सेल पूरा का पूरा चाइना से ला रहे हैं तो उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स को एश्योर करना बहुत चैलेंजिंग होता है। और उसी के साथ साथ A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड ये कोई कंपनी ओपनली डिस्क्लोज नहीं करती है कि इसमें कौन सा सेल लगा है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों वो 7 जरूरी सवाल जो बैटरी खरीदते समय आपको मैन्युफैक्चरर या फिर अपने इंस्टॉलर वेंडर से पूछने हैं।
और ये 7 सवाल में से 5वां सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और केवल इतना ही नहीं, आप इनको नोट मत करो, आप हमारी वेबसाइट lumencity.in के ब्लॉग सेक्शन में जाओगे तो हमने इसके पूरा एक आर्टिकल बना दिया जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये 7 सवाल भी उसी आर्टिकल में इंक्लूडेड है। तो जो सबसे पहला सवाल आता है जो आपको अपने वेंडर से पूछना है या फिर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से पूछना है, वो है कि भाई बैटरी तो ठीक है मगर इसके अंदर सेल किस कंपनी का लगा है। अगर वो बोलता है इंपोर्टेड सेल है, नहीं सुनना। अगर वो बोलता है ग्रेड ए सेल है, नहीं सुनना। अगर वो कोई सर्टिफिकेट टर्म यूज करता है, आपको नहीं सुनना। आपको जानना है किस कंपनी ने इसके अंदर लगा हुआ सेल बनाया है। 90% ऑफ द टाइम वो चाइना की कंपनी होगी, तो उस कंपनी का नाम भी होना आपके पास में बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपको पूछनी है कि भाई इस बैटरी का DOD क्या है। DOD का मतलब होता है डेप्थ ऑफ रिचार्ज। एक स्टैंडर्ड लिथियम बैटरी का DOD होता है 80%, जिसका मतलब आसान भाषा में कि अगर आप एक 5 किलोवाट आवर की बैटरी लोगे तो आप उसमें से 4 किलोवाट आवर ही कंज्यूम कर पाओगे और फिर वो आपको लो बैटरी का सिग्नल दे देगा। इसके पीछे रीजन है कि अगर हम उसको ज्यादा डीप डिस्चार्ज कर देंगे तो बैटरी की साइकिल्स कम हो जाती हैं और बैटरी आपको लॉन्ग रन में ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाएगी। तो एक स्टैंडर्ड 80% DOD बैटरी का अच्छा माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछना है वारंटी का, और आपको वारंटी साल में नहीं पूछनी है, आपको साइकिल्स में पूछनी है। अगर कोई आपको बोलता है भाई 5 साल की वारंटी है, तो आप बोलो 5 साल नहीं, कितनी साइकिल्स आपकी वारंटी में कवर्ड है। 1800, 2000, 2500, तो आपको साइकिल्स जाननी है। तो साइकिल्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक बैटरी एक बार ही चार्ज होगी और एक बार ही डिस्चार्ज होगी, इसका मतलब एक साइकिल है। तो कितनी साइकिल्स तक ये बैटरी की वारंटी स्टैंड करती है। और चौथा और सबसे जरूरी सवाल जो आपको पूछना है कि गारंटी कैपेसिटी आफ्टर वारंटी एंड, कि भाई 5 साल की वारंटी आपने दी, 5 साल बाद मेरे को एक गारंटी दो कि ये कितनी कैपेसिटी पे बैटरी काम कर रही होगी। अगर कंपनी आपको, ज्यादातर अच्छी कंपनीज 70% कैपेसिटी देती है 6000 साइकिल तक, तो अगर आपका मैन्युफैक्चरर भी आपको इस तरीके की वारंटी ऑन पेपर दे रहा है तो इसका मतलब बैटरी अच्छी है, आप उसे परचेज कर सकते हो। इसके बाद में आता है 5वां और इस पूरी वीडियो का सबसे कोर सवाल कि भाई इसमें जो BMS है वो कहाँ पे बना हुआ है, किस कंपनी ने बनाया, और अगर आपने खुद बनाया है तो क्या आपके BMS में लॉग का फीचर है। तो अगर बैटरी अपना डेटा BMS का लॉग नहीं करेगी तो वारंटी क्लेम केवल पेपर पे है, असलियत में आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अब इसके बाद में आता है छठा सवाल। छठा सवाल अपने आप में इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि बहुत सारे हाइब्रिड इन्वर्टर मेकर्स केवल उन्हीं की बैटरी रिकमेंड करते हैं और जितनी भी बैटरीज वो बनाते हैं केवल वो उन्हीं के हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ में चलती हैं। और यहाँ पे कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कल को उसने इन्वर्टर खरीद लिया जिसकी 10 साल की वारंटी है, वो उनकी बैटरी के साथ में ही अटक जाएगा, बेशक से चाहे तो वो खराब हो या फिर ठीक हो। तो आपको अपने बैटरी वेंडर्स से और इन्वर्टर वेंडर्स से ये चीज़ कंफर्म करनी है कि भाई क्या ये केवल आप ही के बैटरी के साथ में चलेगा हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर, या फिर ये बैटरी के लिए आप ही का इन्वर्टर चाहिए, या फिर इस इन्वर्टर के लिए केवल आप ही की बैटरी चाहिए। और अगर वो इसका क्लियरली आंसर ना दे तो आप उनसे पूछिए कि भाई ये कम्युनिकेशन के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी की कम्युनिकेशन में 2 प्रोटोकॉल्स बहुत कॉमन है। पहला है कैन बस प्रोटोकॉल और दूसरा है RS485। ये दोनों अगर कॉमन प्रोटोकॉल्स का आपका बैटरी इन्वर्टर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो आप उनके साथ में किसी और ब्रांड की बैटरी भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसके बाद में आता है 7वां और सबसे जरूरी सवाल। आपको ब्रांड को पूछना है, कंपनी को पूछना है कि भाई आपकी बैटरी का सीरियल नंबर और उसके अंदर लगे हुए सेल्स का बैच नंबर क्या आप अपने रिकॉर्ड में रखते हो, क्योंकि अगर आपको आगे चल के वारंटी की जरूरत पड़ी तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और कोर इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दोस्तों मैं कोशिश यही करना चाहता था कि आपको बैटरी इंडस्ट्री में होने वाले फ्रॉड से 90% तक सेव कर सकूं। 10% तो किस्मत पे छोड़ देते हैं। मगर क्या आपको पता है कि अगर जो आपने आज सोलर पैनल खरीदे हैं और आज से 5 साल बाद वो सोलर पैनल की कंपनी बंद हो जाए तो आपका वारंटी देने के लिए मार्केट में कोई भी नहीं बचता। एक्चुअल में ये फैक्ट है। हमने इस चीज पे डिटेल में वीडियो बनाई है कि क्योंकि जब 140 मैन्युफैक्चरर्स सोलर पैनल बनाने वाले बिजनेस बंद करके चले गए तो उनके बनाए हुए पैनल्स की वारंटी का क्या होगा, हमने इसमें डिटेल में वीडियो बनाई है, यहाँ पे आ रही होगी, आप अभी के अभी देखो, क्योंकि पैनल की वारंटी तभी तक वैलिड है जब तक उसका मैन्युफैक्चरर ऑपरेशन में और धंधे पे बैठा है।